चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आ गए ठीक है, वरना फिर रह ही जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक कर लिया था। सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं कंडीशन। अब इसका एग्जाम्पल है, ये वाला देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग। सेल बाय ये वाला। A agreed with the B to sell the certain oil described as a refined sunflower oil। ठीक है, वारंटी दिया ओनली इक्वल टू द सैंपल, मतलब उसने बोला कि सैंपल के जैसा ही है। कुछ स्टैंडर्ड वर इक्वल टू द सैंपल बट द सर्टेन मिक्सचर इन द, उसमें hemp ऑयल का कुछ मिक्सचर था सनफ्लावर ऑयल में। तो हेंस द बी कैन रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज द गुड्स वर एज पर द सैंपल बट डू नॉट कॉरस्पॉन्डेंस टू द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ था कि ये 100% ऐसा लिखा होता है ना, तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंडीशन एज अ, कंडीशन एज अ क्वालिटी और फिटनेस और के अकॉर्डिंग। जनरली देर आर नो इम्प्लाइड, नो, जनरली देखो, कंडीशन एज अ क्वालिटी और फिटनेस। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फिटनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि जनरली कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है क्वालिटी के लिए और फिटनेस के लिए फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। हाउएवर द इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि इसमें बायर इन्फॉर्म द सेलर टू द स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब वो बोलता है कि मुझे ये क्वालिटी के गुड्स चाहिए, तो फिर वो होना चाहिए। बायर रिलाई ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट, मतलब वो उसके स्किल एंड जजमेंट पे वो, मतलब हमें पता है कि अगर ये ब्रांड है तो ये ब्रांड हमारे साथ कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें नहीं बेचेगी, तो वो स्किल एंड जजमेंट पे हम दे रहे हैं कि सेलर हमें अच्छा ही देगा। एंड सेलर डील्स विद इन द सच गुड्स, मतलब हमें पता है कि वो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स में ही डील करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली हमें गलत गुड्स तो नहीं देंगे ऐसा। ठीक है, तो ये है कंडीशन एज अ क्वालिटी एंड फिटनेस। बोल रहे हैं कि जनरली तो नहीं होता है इम्प्लाइड कंडीशन, बट इन तीन कंडीशन में हम इम्प्लाई कर सकते हैं। कब? इन्फॉर्म, जब हमने बायर ने इन्फॉर्म करा हो सेलर को कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए, या फिर जो बायर है वो रिलाई करता है सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे, या फिर सेलर डील उसी गुड्स में डील करता है जो हमें चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमें अलग से गलत गुड्स देगा, है ना। तो देखो नेक्स्ट, देखो क्या लिखा है। दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई इफ गुड्स आर सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क एंड पेटेंट नेम। मतलब कि ये कंडीशन नहीं लगता, मतलब कोई ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम पे बिक रहा हो गुड्स तो। पर्पस एविडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स और द पार्टीज कंडक्ट बायर नीड टू एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इट। ठीक है, मतलब जो पर्पस है एविडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स एंड द पार्टीज कंडक्ट, तो बायर को जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली बताने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए परचेज करता है सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी डेंटिस्ट से। द सेट वॉज अनफिट फॉर द ए माउथ। ए रिजेक्ट द टीथ एंड क्लेम रिफंड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ए जो है वो टीथ डेंटिस्ट है, ए जो है वो टीथ परचेज करता है खुद के लिए डेंटिस्ट बी से। ठीक है, सेट वाज अनफिट फॉर द ए माउथ। ए रिजेक्ट कर देता है, क्लेम करता है रिफंड, और इट वाज हेल्ड दैट ए वाज एंटाइटल्ड टू द रिफंड और द स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, विच वॉज गुड्स वॉज परचेज फॉर नॉट फुलफिल्ड, मतलब उसने खुद के लिए परचेज किया तो वो उसको फिट ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो डैमेज क्लेम करेगा ना। तो स्पेसिफिक पर्पस था ना उसका, वो बता रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, एज अ जनरल रूल देखो क्या बोल रहा है। इट इज अ बायर ड्यूटी टू थॉरोली एग्जामिन द गुड्स बिफोर परचेज। ठीक है, अब ये बायर, ऐसा नहीं है कि सब चीज हम सेलर को ही बोलेंगे कि सेलर की गलती है, सेलर की गलती है, बायर को भी एग्जामिन करना जरूरी है। इंश्योर दिस सुटेबिलिटी फॉर द इंटेंडेड पर्पस। दिस इज द रूल ऑफ केविड एम्प्टर। लेट द बायर बी वेयर, ये पढ़ा होगा आपने, लेटिन वर्ड्स है केविड एम्प्टर। बायर को अवेयर रहना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, लेट द बायर बी वेयर। ठीक है, जनरल रूल है ये हमारा। ठीक है, कंडीशन एज मर्चेंटेबिलिटी में क्या है, व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील द गुड्स ऑफ द दैट डिस्क्रिप्शन, देयर आर इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स विल बी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो व्हेन गुड्स जब हमने खरीदे थे वो एज पर डिस्क्रिप्शन थे सेलर से, हु डील्स इन द गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स विल बी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, मतलब जो मर्चेंटेबल क्वालिटीज के हैं उसमें, मतलब जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो हैं। मतलब जब हमने गुड्स खरीदा था वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से खरीदा, और डिस्क्रिप्शन जो सेलर ने बताया था वो था, और वो इम्प्लाइड है कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होंगे। ठीक है,
अब देखो, फॉर दिस कंडीशन अप्लाई, गुड्स मस्ट बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन और सेलर मस्ट बी डील इन द गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन। मतलब आपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदा और सेलर ने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेचा। ठीक है। If the buyer has examined the goods, no implied condition applied regarding the defect. Defect, it should be revealed by the examination। मतलब क्या बोल रहा है, बायर एग्जामिन करता है गुड्स को और नो इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई रिगार्डिंग द डिफेक्ट, इट शुड बी रिवील्ड बाय द एग्जामिनेशन। वो एग्जामिन कर सकता है। मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होता है, मैंने ऊपर बोला ना कि हम एज्यूम करते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए। अब उसका मतलब क्या है, गुड्स मस्ट बी मस्ट दैट ऑर्डिनरी पर्सन वुड एक्सेप्ट द गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन दो दे इट डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट और टाइटल ऑफ सेल। मतलब मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन वो गुड्स खरीदे तो वो उसको उसी उसी कंडीशन में एक्सेप्ट करे। मतलब एक रीजनेबल पर्सन अगर उसको परचेज करने जाए तो वो उस कंडीशन में उसको परचेज कर सकता है, ऐसा। ठीक है। वही ऑर्डिनरी पर्सन वुड एक्सेप्ट द गुड्स एज बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर वो गुड्स दिया जा रहा है तो उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इवन दो इट डज नॉट इम्प्लाई एनी लीगल राइट और टाइटल टू सेल। कोई लीगल राइट नहीं है, टाइटल टू सेल नहीं है। मतलब जस्ट अगर किसी को कोई ऑफर कर रहा है ये गुड्स, तो वो अगर कोई रीजनेबल पर्सन वो गुड्स खरीद सके, ऐसा। देन है जैसे इफ पर्सन ऑर्डर मोटर हॉर्न फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉर्न एंड इट्स हॉर्न सप्लाई आर स्क्रैचेस एंड डैमेज ओइंग द बैड पैकेजिंग, इज एंटाइटल टू रिजेक्ट द, क्योंकि ये अनमर्चेंटेबल है, मतलब खरीदने की कंडीशन में नहीं है। वो कहना चाह रहा है ये कि मतलब पैकिंग ही ऐसी है, वो डैमेज है, तो वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो कंडीशन में ही नहीं है परचेज करने की। ठीक है। कंडीशन एज होलसमनेस, इसका मतलब पता है आपको, कंडीशन एज होलसमनेस। देखो क्या होता है, इन द केस ऑफ इन क्या है, eatables or the provision, there are implied condition that good must be wholesomeness in addition to condition of merchantability। अब देखो इसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो क्या लिखा है कि ए सप्लाई करता है बी को विद, सॉरी, ए सप्लाई करता है एफ विद मिल्क एंड द मिल्क कंटेन द टाइफॉइड जर्म्स। ठीक है। एंड द एफ की वाइफ जो है वो कंज्यूम करती है मिल्क एंड वॉज इन्फेक्टेड और वो उसकी डेथ हो जाती है। हेल्ड देयर वॉज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ फिटनेस एंड द लाइबल फॉर टू पे डैमेजेस। ठीक है। मतलब देखो, जो ए था वो सप्लाई करता है गुड्स गुड्स मतलब मिल्क एफ को, अब उसमें टाइफाइड के जर्म्स मिल जाते हैं। अब वो उस होलसमनेस की कंडीशन को तो नहीं, ईटेबल और उसमें तो नहीं आ रहे हैं। मतलब जो कुछ हम खरीद रहे हैं वो होलसम में हम उसको ले सकते हैं, वैसा। कि जो अब इसमें बोल रहा है कि अब वो उसकी डेथ हो गई तो वो डैमेजेस ले सकता है क्योंकि वो फिट नहीं थे, नॉर्मल कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थे। ठीक है। वो उसके लिए केस कर सकता है। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ ईटेबल्स ऑन द प्रोविजन, देयर मस्ट बी इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी होलसम। ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन है कि होलसम में हम उसको ले सके। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि उसकी उसको कुछ नुकसान हो जाए उससे। इन एडिशन टू द कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी क्या मतलब, हमने पढ़ा था ना कि उसको एज अ रीजनेबल पर्सन कोई भी देखे तो खरीद सके। अब ये खरीद सके ऐसा नहीं कि ऊपर से अच्छा दिख रहा है अंदर में कुछ खराब गुड्स है, तो वो खराब है तो फिर वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है हमारा, देखो, इम्प्लाई सॉरी ये था ना इम्प्लाइड वारंटी। दीज वारंटीज बाय द आर द लॉ प्रिज्यूम टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सॉरी गाइस। दीज आर द वारंटी द लॉ प्रिज्यूम टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये वाला कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन देखेंगे हम। ठीक है। These are the warranty law presumed to be part of contract of sale even though it's expressly stated। implied warranty include in the every contract। मतलब क्या बोल रहा है कि वारंटी में लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होगा इवन दो इज नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड। ठीक है। इम्प्लाइड वारंटी में इंक्लूड करता है एवरी कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड। वही है कि मतलब इम्प्लाइड का मतलब जो होता है ना कि मतलब वो हम प्रिज्यूम करते हैं कि एज पर लॉ वो होगा। ठीक है। एज पर लॉ वो है उसमें, लेकिन
एक्सप्लिसिटली अगर उसको हटाया गया है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। अज्यूम करते हैं होगा, अगर एक्सप्रेसली हटाया गया है तो फिर वो नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में हमारा इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटी जो है, अब देखो ये है एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोसेशन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोसेशन का मतलब क्या है कि द बायर इज एंटाइटल्ड टू क्विट क्विट द पोसेशन ऑफ द गुड्स। मतलब वारंटी एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोसेशन, द बायर जो है उसके पास एंटाइटल्ड टू क्वाइट quit the possession of the goods and the possession distribute it later, and the buyer can be sue for the seller for the breach of the contract। मतलब क्या बोल रहा है देखो, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स बाय करता है लैपटॉप फ्रॉम द वाई, बट इट्स टर्न आउट टू बी स्टोलन एंड रिटर्न टू द राइटफुल ओनर। वाई जो है वो लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोसेशन। जो एक्स जो है वो एक्स कैन क्लेम डैमेज फॉर बोथ प्राइस एंड बोथ द प्राइस, मतलब कि वो डैमेज भी ले सकता है और प्राइस भी ले सकता है, ठीक है। मतलब क्या था कि बायर एक्स जो है वो बाय करता है लैपटॉप वाई से, और वो जो कि स्टोलन थे, मतलब वो चोरी किया हुआ सामान था। तो एक्स जो है वो प्राइस भी लेगा, डैमेज भी लेगा। और वाई जो है वो उसने ब्रीच करा है वारंटी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोसेशन का, तो वो उसके लिए लाइबल है, वो उसको देना पड़ेगा एक्स को, डैमेज और प्राइस दोनों, ठीक है। वही बता रखा है, बायर इज एंटाइटल्ड टू क्विट द पोसेशन। वो पोसेशन को क्विट करेगा मतलब वो अपना राइट छोड़ेगा उस पे, पोसेशन पे से गुड्स को। और पोसेशन क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट है लेटर, और बायर जो है वो स्यू करेगा सेलर को फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। हम आगे बाद में करते हैं फिर, आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। रहता है कितने रहते, थोड़ा सा ही रहता है अभी आई थिंक। से 3 पेज और है, एक सेशन में और कंप्लीट हो जाएगा, रख लेंगे कल मॉर्निंग में, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।